जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अभी हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास के क्रम में अभी हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने मुगल वंश का जो संस्थापक यानी पहला शासक बाबर है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले जाकर आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि आप इतिहास को एक क्रम में पढ़ोगे, तभी आपको समझ में आएगा। और हम बाबर के बारे में पूरी डिटेल्स में उस वीडियो में बताए हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन सभी को कवर किए हैं। तो पहले जाकर के आप वो वीडियो देखो, फिर आप ये वीडियो देखना। तो देखिए, मुगल वंश का संस्थापक बाबर, बाबर के बाद जो अगला शासक बनता है मुगल वंश का, बाबर के पुत्र हुमायूं। तो आज के इस वीडियो में हम हुमायूं से रिलेटेड पूरी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि हुमायूं के जीवन में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव रहा था। तो हम पूरी कहानी की तरह हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, बाबर के मृत्यु के बाद मुगल वंश का जो अगला शासक बनता है, वह बनता है हुमायूं। हुमायूं का जो शासन का कालखंड था यानी समय था, वो 2 भागों में बँटा हुआ था। पहला 1530 से 1540 ईस्वी और दूसरा 1555 से 1556 ईस्वी। यानी हुमायूं जो है वो भारत पे जो शासन किया, वो 2 समयों में किया। पहला समय था उसका 1530 से लेकर के 1540 ईस्वी तक और इसके बाद दोबारा जो ये शासक बनता है, वो 1555 से 1556 ईस्वी तक रहा था। मात्र 1 वर्ष तक ही यह शासन कर पाया दोबारा और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, हम हुमायूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, हुमायूं का पूरा नाम नासिर उद्दीन मुहम्मद हुमायूं था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि नाम से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो नासिर उद्दीन मोहम्मद हुमायूं। अब देखिए, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। तो हुमायूं का जन्म कब हुआ था? तो 6 मार्च 1508 ईस्वी को और कहाँ पे हुआ था? तो काबुल में हुआ था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर। हुमायूं के पिता का नाम क्या था? तो बाबर और माता का नाम क्या था? तो महिम बेगम। कई बार माता-पिता से भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुमायूं का पिता का नाम क्या था या माता का नाम क्या था? तो आपको पता होना चाहिए। पिता का नाम क्या था? तो बाबर और माता का नाम क्या था? तो महिम बेगम। अब देखिए, हुमायूं को 12 वर्ष की आयु में बदखसा का सूबेदार नियुक्त किया गया। जब हुमायूं 12 वर्ष की अवस्था में था, तभी उसे बदखसा का जो है वह सूबेदार बना दिया गया। अब देखिए, बाबर अपने मृत्यु से पहले ही हुमायूं को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बाबर अपने मृत्यु से पहले ही हुमायूं को अपना जो है अगला उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। ठीक है? बाबर की मृत्यु के बाद 29 दिसंबर 1530 को आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। जब बाबर का मृत्यु हो जाता है, उसके बाद 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुमायूं का जो है वह राज्य अभिषेक होता है। तो हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आगरा में हुआ था और कितने डेट को हुआ था? तो 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। अब देखिए, हुमायूं के 3 भाई थे और 1 बहन। भाई का नाम क्या था? तो कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये जो है, ये 3 जो है हुमायूं के भाई थे और 1 बहन थी जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम इसको भी देख लेते हैं, गुलबदन बेगम, क्योंकि यही हुमायूंनामा की रचना की थी। इसके बाद अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्यों का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। तो अपने पिता के निर्देश यानी आदेश, क्योंकि बाबर मरने से पहले हुमायूं को ये कहा था कि जो राज्य उसने भारत में जीता था, वो सभी भाइयों में बराबर-बराबर बाँट दे। तो इसलिए इसने अपने पिता के निर्देश को माना और
अपने सभी भाइयों को जो है राज्यों की बँटवारा की। तो देखिए कामरान को जो है यह काबुल और गांधार दिया, हिंदाल को यह मेवाड़ देता है, अस्करी को यह संभल देता है और सुलेमान मिर्ज़ा जो इसका चचेरा भाई था, उसको बदखसा जिसका ये पहले खुद सूबेदार था, उस वहाँ का शासक बना देता है। तो देखिए ये कितने दयालु था और कितना दानी था कि ये अपने जो चचेरा भाई है सुलेमान मिर्ज़ा, उसको भी बदखसा का जो है शासक बना देता है। हुमायूँ को गद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब हुमायूँ शासक बनता है, गद्दी पर बैठता है, तो बैठते ही उसको कई सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। क्योंकि बाबर जो था, वह भारत में पूर्ण रूप से सत्ता स्थापित किए बिना ही चला जाता, यानी मृत्यु हो जाता। तो वो सारी कठिनाई जो थी, वह हुमायूँ को ही देखना था। तो इसलिए हुमायूँ जैसे ही शासक बनता है, तो जितने भी कठिनाइयाँ थी, जितने भी शत्रु था, ठीक है? उन सभी से इसको संघर्ष करना था। साथ में जो इनके भाई थे, उसको भी जो है राज्यों का विभाजन करना था और विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि सैन्य व्यवस्था भी कमज़ोर हो जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो इसका कठिनाई था, वो था अफ़गानों से संघर्ष। तो अफ़गान में 2 एक पहला महमूद लोधी और शेर खां, इस दोनों से इसको संघर्ष करना पड़ता है और बाद में चलकर यही शेर खां जो है, वह हुमायूँ को पराजित कर देता है और हुमायूँ को जो है, वह राज्य छोड़ कर के भागना पड़ता है। ठीक है? तो इसको भी हम आगे देखेंगे, जैसे हम हुमायूँ के द्वारा लड़े गए युद्ध को देखेंगे, तो उसमें हम इसको भी कवर करेंगे। इसके बाद हुमायूँ के जो भाई थे, वह भी इसकी सबसे बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि इसे अपने भाइयों में राज्यों का विभाजन करना था और इससे पहले स्लाइड में मैंने बताया भी कि अपने भाइयों में जो है, वह राज्यों की विभाजन कर देता है। और विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है कि कमज़ोर सैन्य व्यवस्था हो जाता है। जैसे ये राज्यों को बाँट देता है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है सैन्य व्यवस्था जो है वो कमज़ोर हो जाएगी और इसका भाई जो है इसे बाद में चलकर साथ भी नहीं देता है। इसके बाद अब हम देखेंगे हुमायूँ के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, जहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। सबसे पहला युद्ध, जैसे ये शासक बनता है 1530 ईस्वी में, इसके बाद 1531 ईस्वी में यह कलिंजर पर आक्रमण करता है। तो सबसे पहला इसका शासक बनने के बाद सबसे पहला अभियान होता है कलिंजर पर यह आक्रमण करता है। इससे पहले ये बहुत सारे युद्ध लड़ा था, लेकिन बाबर के नेतृत्व में लड़ता था। लेकिन जैसे ये शासक बना, शासक बनने के बाद इस पहला जो युद्ध लड़ता है खुद से, वह कलिंजर पर आक्रमण करता है। कितने ईस्वी में? तो 1531 ईस्वी में। तो देखिए, हुमायूँ शासक बनने के बाद पहला आक्रमण बुंदेलखंड के कलिंजर पर किया था। जैसे ये शासक बनता है, शासक बनने के बाद ये अपना पहला आक्रमण या पहला अभियान जो है, वो बुलंदखंड के जो कलिंजर पर है, उस पे आक्रमण करता है। ठीक है? उस समय कलिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था, परंतु हुमायूँ इस किले को जीत नहीं पाया। तो उस समय जो है कलिंजर का जो शासक था वो कौन था? तो प्रताप रुद्रदेव था, परंतु हुमायूँ जो है इस किले को जीत नहीं पाता है। अंततः 1 महीने के घेरेबंदी के बाद प्रताप रुद्रदेव से संधि कर ली। पूरे 1 महीने तक जो है हुमायूँ इस किले को घेरे रखता है, परंतु इसे जीत नहीं पाता है। फिर ये क्या करता है कि इसके साथ यानी प्रताप रुद्रदेव के साथ यह संधि कर लेता है और कुछ धन प्राप्त करके वहाँ से वापस लौट जाता है। अब देखिए कलिंजर के युद्ध के बाद हुमायूँ के द्वारा लड़ा गया दूसरा युद्ध था दोहरिया या देवरा या देवरिया का युद्ध, जो 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। तो देखिए दोहरिया का युद्ध जो है वह हुमायूं तथा महमूद लोदी के सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं की विजय और महमूद लोदी की पराजय हुई थी। तो दोहरिया का जो युद्ध है वह हुमायूं तथा महमूद लोदी के सेना के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध का जो परिणाम निकलता है उसमें हुमायूं की विजय होता है, जबकि महमूद लोदी की पराजय। दोहरिया के युद्ध के बाद हुमायूं के द्वारा लड़ा गया अगला युद्ध था चुनार का प्रथम घेरा, जो कि 1532 ईस्वी में यह घेराबंदी हुआ था। तो आपको याद रखना है चुनार का प्रथम घेरा कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में।
हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के विरुद्ध अभियान किया था और उस समय चुनार का शासक शेर खा था। तो हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के विरुद्ध जो है अभियान चलाता है। उस समय चुनार का जो शासक था, चुनार पे जिसका अधिकार था उसका नाम क्या था? तो शेर खा था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को जो है वह घेरा रखा लेकिन जीत नहीं सका। तो हुमायूं 4 महीने तक इस किले को जो है वो घेरा रखता है, परंतु इसे जीत नहीं पाता है। इसी बीच गुजरात का शासक बहादुर शाह राजस्थान की ओर बढ़ रहा था। ऐसे स्थिति में हुमायूं शेर खां से समझौता करना चाहा और शेर खां भी अभी हुमायूं से उलझना नहीं चाहता था और उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली। तो होता क्या है कि हुमायूं जो है चुनार के विरुद्ध अभियान चलाता है। उस समय चुनार का शासक होता है शेर खां। हुमायूं जो है चुनार के किले को 4 महीने तक घेरे रखता है, लेकिन उसी बीच उसे ये पता लगता है कि बहादुर शाह जो है वो राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। ऐसे स्थिति में हुमायूं जो है वो सोचता है कि अगर मैं यहीं उलझा रहा तो ऐसा ना हो कि वो आगे चल के दिल्ली पे आक्रमण कर दे। तो वो क्या करता है कि शेर खां से संधि कर लेता है, ठीक है? और वहाँ से कुछ धन वगैरह प्राप्त करके वापस लौट जाता है, ठीक है? इसके बाद हुमायूं जो अगला आक्रमण करता है वो बहादुर शाह से संघर्ष करता है, या इसे मालवा एवं गुजरात का अभियान भी कहते हैं, जो कि 1534 से 1535 ईस्वी के बीच जो है वो लड़ा गया था। कई कई बुक में 1534 देखने को मिलेगा और कुछ बुक में 1535। तो मैं दोनों यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, बहादुर शाह से संघर्ष या मालवा एवं गुजरात का अभियान। तो देखिए इस समय गुजरात का शासक बहादुर शाह था, जो मैंने आपको पहले बताया, जो कि राजस्थान की तरफ बढ़ रहा था। इसी वजह से जो है हुमायूं जो है वो शेर खां से संधि कर लेता है। तो इस समय जो है वहाँ का शासक कौन था गुजरात का? तो बहादुर शाह। बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। उसी बीच क्या होता है कि बहादुर शाह जो है वह चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। तो चित्तौड़ के जो राजमाता थी कर्णवती, वह राखी भेजकर हुमायूं से सहायता की प्रार्थना करता है, किंतु हुमायूं ने कर्णवती की कोई सहायता नहीं की। क्या होता है कि चित्तौड़ की जो राजमाता थी कर्णवती, वह राखी भेज करके हुमायूं से मदद मांगती है, परंतु हुमायूं जो है वह कर्णवती की कोई सहायता नहीं करता है। इसी बीच 1535 ईस्वी में बहादुर शाह जो है वो चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ को जीत लिया। तो बहादुर शाह के चित्तौड़ विजय के बाद हुमायूं ने मालवा एवं गुजरात पर आक्रमण कर दिया। हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया और इस तरह हुमायूं का मालवा एवं गुजरात पर अधिकार हो गया। तो होता क्या है कि बहादुर शाह जो है गुजरात का शासक था, वो पहले चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। चित्तौड़ की जो राजमाता थी कर्णवती, वह राखी भेज करके हुमायूं से सहायता मांगता है, लेकिन हुमायूं जो है उसकी सहायता नहीं करता है। इसी बीच जो है 1535 ईस्वी में बहादुर शाह चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। जब ये चित्तौड़ को जीत लेता है, तब जो है हुमायूं उस पे आक्रमण करता है, मालवा एवं गुजरात पे। और इस आक्रमण से जो है बहादुर शाह भयभीत होकर के भाग जाता है और इस तरह जो है हुमायूं का मालवा एवं गुजरात पर अधिकार हो जाता है। ठीक है? इसके बाद चुनार का द्वितीय अभियान, जो कि 1537 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा किया गया। तो हुमायूं ने 1537 ईस्वी में चुनार के विरुद्ध दूसरा आक्रमण किया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया। तो हुमायूं पहली बार में संधि कर लेता है चुनार का प्रथम अभियान में। दूसरे अभियान में क्या करता है, जो कि 1537 ईस्वी में इसका अभियान था, वह 6 महीने तक उस किले को घेरे रखता है और अंततः चुनार के किले को जीत लेता है। शेर खां ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था। शेर खां भी इधर जो है अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, तो शेर खां जो है बंगाल पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो चुनार के किले को जीतने के बाद हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण किया और उस पर भी अधिकार कर लिया। जो शेर खां बंगाल पर अपना अधिकार किया था, तो चुनार के किले को जीतने के बाद हुमायूं क्या करता है कि बंगाल पर भी आक्रमण कर देता है और शेर खां द्वारा जो बंगाल पर जीता गया क्षेत्र था, उसे भी अपने अधिकार में कर लेता है। इसके बाद
अगला युद्ध होता है चौसा का युद्ध, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में, आपको डेट याद होना चाहिए, 1539 ईस्वी में। यह युद्ध हुमायूँ और शेर खां के मध्य हुआ था। इसमें हुमायूँ की हार और शेर खां की जीत हुई थी। तो जब ये बंगाल पर विजय प्राप्त के बाद लौट रहा था, उसी बीच शेर खां जो है पूरी तैयारी के साथ हुमायूँ से युद्ध करता है, और इस युद्ध का जो परिणाम ये निकलता है कि हुमायूँ की हार होता है और शेर खां की जीत होता है। इस युद्ध में हुमायूँ के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनासा नदी में डूबकर जो है मर गए, तथा हुमायूँ भी गंगा नदी में घोड़े के साथ कूद पड़ा। होता क्या है कि जब हुमायूँ बंगाल पर आक्रमण करके लौट रहा था, उसी बीच शेर खां जो है उससे युद्ध करने के लिए तैयार था, और उसे पता था कि बिहार में अब बरसात का जो है वह मौसम या सीज़न आने वाला है, ठीक है? तो हुमायूँ जो है वो गंगा नदी के नीचे के तट पे होता है, गंगा और कर्मनासा नदी के, जबकि शेर खां ऊपर की तरफ होता है। तो होता क्या है कि एकाएक जो है नदी में पानी आता है, और उसी बीच रात के समय शेर खां सूरी ने जो है, या शेर खां ने हुमायूँ पर आक्रमण कर देता है, और परिणाम ये निकलता है कि उसके सेना में जो है हड़कंप मच जाता है, और कई सारे सेना नदी में कूद करके जो है वो मर जाता है, ठीक है? भागने की कोशिश करता है, तो पानी में कोई डूब जाता है, किसी की हत्या हो जाती है, इस तरह से। और हुमायूँ के हाथ में भी एक तीर लग जाता है, तो हुमायूँ क्या करता है कि घोड़े के साथ जो है वह गंगा नदी में कूद पड़ता है। इसके बाद इस युद्ध में हुमायूँ को निजाम नामक एक भिश्ती ने बचाया था। बाद में इसे हुमायूँ ने एक दिन का बादशाह बनाया था। तो हुमायूँ जो था वह गंगा नदी में कूद जाता है। कूदने के बाद एक मछुआरा जिसका नाम था निजाम, वह क्या करता है, हुमायूँ को बचाता है, ठीक है? और इसके परिणाम यह निकलता है कि हुमायूँ जो है उसे एक दिन का बादशाह बनाता है। इसके बाद इस युद्ध के विजय प्राप्ति के बाद शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि चौसा के युद्ध में विजय प्राप्त की के बाद ही शेर खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है? चौसा के युद्ध के बाद हुमायूँ के द्वारा लड़ा गया अगला युद्ध था कनौज या बिलग्राम का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में लड़ा था, और ये युद्ध भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका भी डेट आपको याद होना चाहिए, 1540 ईस्वी में जो है वो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूँ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय और हुमायूँ की पराजय हुई थी। तो यह युद्ध जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, वह शेरशाह सूरी यानी शेर खां और हुमायूँ के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का जो परिणाम निकलता है उसमें शेरशाह सूरी विजय प्राप्त करता है और हुमायूँ की पराजय होता है। और इस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया, और हुमायूँ सिंध के तरफ जो है भाग जाता है। दिल्ली आगरा होकर के सिंध के तरफ जो है हुमायूँ भाग जाता है। और अब दिल्ली और आगरा पर किसका अधिकार हो जाता है? तो शेरशाह सूरी का, ठीक है? अब देखिए निर्वासन काल में हुमायूँ, जब हुमायूँ से राज छिन जाता है, वह हार जाता है, इसके बाद क्या होता है? तो बिलग्राम के युद्ध में पराजित होने के बाद प्रारंभ में हुमायूँ ने अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ शरण ली। तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पराजित होने के बाद शुरुआत में यानी प्रारंभ में हुमायूँ ने अमरकोट के राणा बीरसाल के यहाँ शरण लिया था। ठीक है? हुमायूँ ने 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया, जो शिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्र थी। तो हुमायूँ जो है वह 1541 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम से निकाह किया यानी शादी करता है, जो शिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्र थी। फिर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया,
जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये डेट याद रखना है और इसके बाद जब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, तब भी मैं ये जो इसका जन्म का डेट है, वो आपको बताऊँगा। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है? फिर देखिए 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान के शासक शाह के शरण ली। शाह के यहाँ जो है वह शरण ली और इस समय हुमायूं ने शिया मत को स्वीकार किया था। ठीक है? तो 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान के जो शासक था शाह के यहाँ शरण लेता है और वहीं पे यह शिया मत को स्वीकार करता है। इससे पहले यह कौन-सा मत मानता तो सुन्नी मुसलमान था, बट वहाँ जाकर यह शिया मत को स्वीकार कर लिया। शाह और बैरम खां की मदद से हुमायूं ने दोबारा भारत की विजय की योजना बनाई तथा कंधार काबुल पर विजय प्राप्त करते हुए पंजाब की ओर आगे बढ़ा। तो शाह और बैरम खां जो था इसकी सहायता से हुमायूं जो है दोबारा भारत पर जो है विजय प्राप्ति की योजना बनाता है और सबसे पहले ये कंधार और काबुल जो अपने भाइयों को दिया था, सबसे पहले ये उसी को जीतता है क्योंकि इसका भाई भी इसके एक भी युद्ध में मदद नहीं किया था और यहाँ विजय प्राप्त करते हुए यह पंजाब की ओर जो है वह आगे बढ़ता है। ठीक है? अब देखिए हुमायूं जो है वह पुनः भारत पर आक्रमण करता है और आक्रमण के क्रम में ये सबसे पहले युद्ध लड़ता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर द्वारा भेजी गई सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। तो यह युद्ध जो है वह 1555 ईस्वी में हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर के द्वारा जो भेजी गई सेना थे उसके बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। इसके बाद सरहिंद का युद्ध जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसी युद्ध के बाद हुमायूं को जो है वह दोबारा जो है शासन मिलता है, दोबारा दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। तो सरहिंद का जो युद्ध है वो 1555 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की विजय और सिकंदर सूर की पराजय हुई। तो यह युद्ध जो है हुमायूं और सिकंदर सूर, जो सूर वंश का अंतिम शासक था, ठीक है? इसके बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है हुमायूं की विजय होती है और सिकंदर सूर की पराजय होता है और वह भाग जाता है। इस युद्ध में विजय के बाद भारत के सिंहासन पर पुनः मुगलों का शासन स्थापित हो गया। इस युद्ध यानी सरहिंद के युद्ध के बाद ही दोबारा से जो है मुगलों का भारत पर पूर्ण रूप से फिर से जो है शासन स्थापित हो गया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं पुनः दिल्ली के गद्दी पर बैठा। तो 23 जुलाई 1555 ईस्वी को पुनः यानी दोबारा जो है हुमायूं दिल्ली का शासक बनता है यानी दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। इसके बाद 27 जनवरी 1556 को दिल्ली के किले दीन पनाह के शेर मंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया गया। तो 27 जनवरी 1556 ईस्वी को दिल्ली के जो किले हैं दीन पनाह, उसमें एक पुस्तकालय है शेर मंडल के नाम से, ठीक है? उसकी सीढ़ियों से गिर जाने से जो है कुछ दिन बाद वो हुमायूं बीमार रहता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया जाता है। अब देखिए हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। यह सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। हुमायूं जो है वो ज्योतिष में काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता था। यह सप्ताह के 7 अलग-अलग दिन जो है अलग-अलग रंगों के वस्त्र पहनता था। हुमायूं को अफ़ीम सेवन करना बहुत शौक था। हुमायूं अफ़ीम का जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेवन करता था, काफ़ी ज़्यादा शौक रखता था। इसके बाद हुमायूं ने दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के खंडरों पर दीन पनाह नगर बसाया।
हुमायूँ जो है वह दिल्ली का जो इंद्रप्रस्थ का जो खंडर है, उस पे दीन पनाह नामक जो है वह शहर बसाया था। अब देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हुमायूँ नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हुमायूँ नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने, और गुलबदन बेगम कौन था? तो हुमायूँ की बहन थी। ठीक है? इसके बाद हुमायूँ की मृत्यु पर ब्रिटिश लेखक लेन पूल ने कहा था, वह जीवन भर जो है ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही मर गया। तो हुमायूँ की मृत्यु पर जो है ब्रिटिश लेखक, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जेन पॉल ने क्या कहा था हुमायूँ की मृत्यु पे? तो उसने ये कहा था कि वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाकर ही उसका मृत्यु हो गया, यानी वो मर जाता है। ठीक है? क्योंकि सीढ़ी के जो है गिरने से उसकी मृत्यु होती है और कई बार वो एक बार राज्य सिंहासन फिर खो देता है, फिर प्राप्त करता है, बहुत सारा युद्ध लड़ता है, इधर से उधर भटकता रहता है। तो यही कारण है कि वो जीवन भर जो है ठोकर खाता है और अंत में ठोकर खाकर ही उसकी मौत होता है। ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हुमायूँ से संबंधित पूरे टॉपिक को कवर किया है, पूरी कहानी की तरह। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।